हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश चंद्र सिंह, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी कह लीजिए या दिक्कत जो औरतों में होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ शार्ट में इसको पीसीओडी या पीसीओएस भी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक मल्टी सिस्टम एंडोक्राइनोपैथी है जिसके मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं और ये मेनली ओवेरियन एक्सप्रेशन इसका होता है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस जो होता है वो ओवेरियन एक्सप्रेशन उसका बहुत होता है, ओवरी में इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत आते हैं। तो इसको हम क्यों डिस्कस करना चाहते हैं कि आजकल बहुत सामान्य ऐसा हो गया है, कॉमन हो गया है कि कोई लेडीज़ आती है या कोई लड़की आती है, कोई छोटी लड़की आती है एक अल्ट्रासाउंड लिए हुए, और उसमें लिखा रहता है नीचे डायग्नोसिस में कंक्लूज़न में कि इसको पीसीओडी है या पीसीओएस। वो घबरा जाते हैं और भागे भागे डॉक्टर के पास आते हैं। ये कोई घबराने की बात नहीं है। इसको हमको समझना होगा कि है क्या, इससे क्या परेशानियां होती हैं, इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो इसको हम डिस्कस करने के लिए हम थोड़ा शुरुआत करते हैं इसके शुरू से ही कि क्या कितने परसेंटेज ये समाज में है, क्या इसके लक्षण आते हैं, क्या क्या जांचें कराना चाहिए, इसके नहीं इलाज कराएंगे तो क्या परेशानियां आएंगी, क्या दिक्कतें हो जाएंगी, इसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये इंसिडेंस जो इसका है, जो समाज में पॉपुलेशन में फीमेल पॉपुलेशन का करीब 1 से 5% पॉपुलेशन पीसीओडी से सफ़र कर रहा है या पीसीओएस से सफ़र कर रहा है। ये अक्सर 15 से 25 साल की उम्र की महिलाओं को होता है होने को, और ज़्यादा उम्र में पूरे रिप्रोडक्टिव पीरियड में हो सकता है। जब तक बच्चा पैदा करने की क्षमता है औरतों में तब तक की बीमारी हो सकती है, छोटे बच्चे में होता है, लेकिन अक्सर ये 15 से 25 साल के लेडीज़ में होता है। इसको डायग्नोस करने के लिए हम देखें तो डॉक्टर्स जो डायग्नोसिस बनाते हैं, जिससे कंफर्म करते हैं कि ये इसको पीसीओडी ही है या पीसीओएस ही है, उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो क्राइटेरियाज में 3 मेनली हैं। 3 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसमें से कोई 2 होना चाहिए उसको, तभी हम उसको पीसीओएस कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। उसमें पहला है ओलिगो या एनओवुलेशन। ओलिगोओवुलेशन या एनओवुलेशन, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंडेदानी से अंडा या तो बहुत कम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ये कंफर्म करने के लिए कैसे करेंगे हम, उसको फॉलिकुलोमेट्री करना पड़ेगा, उसके फॉलिकल्स को देखना पड़ेगा कि वो बढ़ रहा है कि नहीं, रप्चर हो रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं हो रहा है रप्चर या ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो हम उसको एनओवुलेशन मान लेंगे। एक तो ये हो गया एनओवुलेशन या ओलिगोमिनेशन। दूसरा हो गया हाइपर एंड्रोजेनिज्म के लक्षण होना चाहिए। हाइपर एंड्रोजेनिज्म का मतलब ये होता है कि एड्रिनल ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं उसके जो है अधिकता हो जाती है। उसके वो जानने के लिए हम हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, और कुछ लक्षण भी होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो हाइपर एंड्रोजेनिज्म है कि नहीं। लक्षण में जैसे हो गया कि उसको एक्ने चेहरे पर, और हर्सिटिज्म हो, अनचाहे बाल उग जाए, जैसे आदमियों में मूछें होती हैं, दाढ़ियाँ होती हैं, उस तरह से लेडीज़ में आ जाएं। एलोपेसिया यानी कि सामने से बाल झड़ने लगे, गंजापन थोड़ा थोड़ा आने लगे, ये अगर ये सब लक्षण मिल रहे हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि उसमें हाइपर एंड्रोजेनिज्म के लक्षण हैं। या हम जांच करा करके वो देख लेंगे कि हार्मोन्स, उसके एंड्रोजन वाले हार्मोन बढ़े हुए कि नहीं, तो इससे हम देख लेंगे। तीसरा है पॉलीसिस्टिक ओवरीज एंड पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी। हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें ओवरीज में उसके ढेर सारे सिस्ट दिखेंगे। वो सिस्ट के क्राइटेरिया हैं कि 12 से ज़्यादा सिस्ट होना चाहिए। एक ओवरी में 12 या उससे ज़्यादा सिस्ट होना चाहिए। सिस्ट की साइज बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो 10 mm से छोटी होनी चाहिए, और ये पेरिफेरली अरेंज होते हैं। मतलब आप देखेंगे तो ओवरी के चारों तरफ किनारे किनारे वो अरेंज रहते हैं, इसलिए इसका जो अल्ट्रासाउंड में अपीयरेंस आता है उसको नेकलेस अपीयरेंस भी बोलते हैं। जैसे औरतें नेकलेस पहनती हैं, इस तरह से ओवरी में दिखाई देगा नेकलेस टाइप का, तो उसे नेकलेस अपीयरेंस बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमने आपको बताया कि ओलिगो या एनोवुलेशन, हाइपर एंड्रोजेनिज्म
एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी ऑन पेल्विक यूएसटी। इन तीनों में से कोई दो अगर चीज़ें हमको मिल रही हैं तो हम उसको पीसीओएस बोलते हैं, अदरवाइज नहीं कहते हैं। अब यह कि तो डॉक्टरी हो गया, कैसे डॉक्टर बनाएंगे डायग्नोसिस, लेकिन अब क्लिनिकल फीचर क्या है, औरतों में ऐसी लड़कियों में क्या क्या फीचर मिल सकते हैं आपको जिससे आप डायग्नोसिस कर सकें। तो इसमें पहला आप सोचिए कि यह है क्लिनिकल फीचर में कि ओबिसिटी यानी मोटापा, लेडीज में मोटापा होगा। मोटापा कैसे समझेंगे, एक देखने से ही मोटापा समझ में आता है, दूसरा चीज़ कि हम उसको कोई कैलकुलेशन करना जाने। तो कैलकुलेशन के लिए एक है कि हम बीएमआई देखते हैं मोटापा के लिए, तो बीएमआई 30 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। बीएमआई क्या होता है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिसमें लेडीज़ का वेट किलोग्राम में उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी हाइट मीटर में लेकर उसका स्क्वायर करके, जितनी वेट है डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर को स्क्वायर, तो इससे कैलकुलेशन करके हम उसके बीएमआई निकाल लेते हैं। एक सामान्य तरीके से देखा जाए, हम इतना कैलकुलेशन न करना चाहें, एक सामान्य हाइट की जो लेडीज़ होती हैं 5 फीट 2 इंच 3 इंच 4 इंच, तो इनके लिए एक सामान्य कि आप 65 से 70 किलो के बीच में अगर वजन है तो हम इसको ओवरवेट कर सकते हैं। अगर 70 किलो से ज़्यादा वजन है, 5 फीट 4 इंच की 5 फीट 3 इंच की हाइट है और 70 किलो से ज़्यादा वजन है, तो इसको हम ओबीज कह लेंगे या बीएमआई कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक तो हो गया ओबिसिटी इसके। दूसरा इसके लक्षण आएगा कि मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, महीने जो है उसके एबनॉर्मलिटीज़ हो जाते हैं उसमें, या तो उसको जैसे बहुत कम महीना आएगा ओलिगोमेनोरिया, या एमनोरिया महीना नहीं आएगा, या कभी कभी डीयूबी जिसे कहते हैं डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, कोई उसको बहुत महीना कुछ दिन तक नहीं आ रहा है, आ रहा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो गया, डीयूबी डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होने लगा, उसका कारण नहीं समझ में आ रहा लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तीसरा लक्षण इनफर्टिलिटी के साथ आ सकते हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, और प्रेजेंस ऑफ हर्सिटिज्म एंड एक्ने। हर्सिटिज्म वही बाल आ जाना, अनचाहे बाल आ जाना, चेहरे पर एक्ने हो जाना, मुहासे हो जाना। और पांचवा इसका लक्षण एकैंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण है एकैंथोसिस निग्रिकेंस। इसमें क्या होता है कि स्किन डार्क और थिकेंड हो जाती है कुछ जगहों पर। वो जगह कहाँ कहाँ है, गले के ऊपर स्किन भूरे रंग की और मोटी हो जाएगी। आप फिगर में भी देख सकते हैं, कैसे हम दिखा देंगे आपको कि कैसे यहाँ पर भूरे हो जाते हैं। कभी कभी यहाँ भी हो सकता है, एक्जिला में हो सकता है, ये ग्रोइन में हो सकता है, या थाई के अंदर की तरफ डार्क एंड थिकेंड स्किन हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं अगर एकैंथोसिस निग्रिकेंस। तो हमने 5 लक्षण आपको बताया मेन, एक ओबिसिटी, एक मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज, इनफर्टिलिटी, प्रेजेंस ऑफ हर्सिटिज्म एंड एक्ने, और एकैंथोसिस निग्रिकेंस जिसमें चमड़ी काली और मोटी हो जाती है जगह जगह। तो ये इन लक्षणों के साथ लेडीज आप हमारे सामने प्रेजेंट करती हैं। अब मेनली लड़कियां जो होती हैं वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के रूप में और एक्ने हर्सिटिज्म के लक्षणों के साथ आती हैं, ओबिसिटी के साथ भी प्रेजेंट करती हैं 50% लेडीज। अब आता है इस हम क्लिनिकल फीचर देख लिए, तो अब देखें इसमें हम जांचें क्या क्या करा सकते हैं। तो जांचें कराने के लिए हम देखते हैं पहले एक सोनोग्राफी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में जैसे हमने बता दिया एक नेकलेस अपीयरेंस होगा, ओवरियन वॉल्यूम बढ़ जाता है 10 ml से ज़्यादा, ओवरीज की साइज बढ़ जाती है, वो 10 ml से ज़्यादा होगी, 10 ml कर लीजिए या 10 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा। ब्लड टेस्ट कुछ कराते हैं, ब्लड टेस्ट में हम क्या कराते हैं, सीरम वैल्यूज देखते हैं LH FSH की, ये महीना के दूसरे दिन कराते हैं, जिस दिन महीना आया उसके दूसरे या तीसरे दिन हम करा लेते हैं LH FSH। एस्ट्रोजन की जांच कराते हैं, एस्ट्राडियल और एस्ट्रोन 2 हार्मोन होते हैं, E2 और E1। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की जांच करा सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है इसकी जांच कराते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए भी हम जांच कराते हैं, इसमें एक्चुअल इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है, इंसुलिन काम करना कम कर देता है। और क्या जांच कराते हैं इसमें, हम कराते हैं लिपिड प्रोफाइल, और लिपिड प्रोफाइल में हम देख लेंगे कि उसमें LDH कितना है, HDL कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, ये सब, क्योंकि ये मल्टी सिस्टम डिजीज है, डिस्टर्बेंस मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो ये सब उसमें दिक्कतें आती है, इसलिए हम ये कराते हैं। ये हमारे डायग्नोसिस और इलाज सब में काम आता है, प्रोग्नोसिस में काम आता है कि अच्छा इलाज हो रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं। अगर हम बहुत
हम कहा जैसे कि बहुत घबराने की बात नहीं, लेकिन अगर नहीं कराएंगे इलाज तो दिक्कतें भी इसमें हैं। नहीं कराएंगे आपको क्या क्या हो सकते हैं अगर आप इलाज नहीं कराएं। पहला डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, इंट्रोमेट्रियल कार्सिनोमा डेवलप कर सकता है, ब्लड प्रेशर के मरीज हो सकते हैं, हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं, लिपिड प्रोफाइल जैसे हमने बताया खराब हो सकता है, स्लीप एपनिया हो सकता है। अब हम आते हैं इसके मैनेजमेंट पर, जो बहुत मुख्य है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट में हमारा जो मेन टारगेट है, उसको टारगेट है कि हम मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ को करेक्ट करें। उसको करेक्ट करने के लिए जो बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ हमारी हैं, जो हम जांच करके देखे हैं कि ये बायोकेमिकल चीज़ें हमारी ख़राब हो गई हैं, उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या होती है, जैसे हमने एक सिंपल आपको जल्दी से बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है लेकिन समझें उसको, कि हाइपर एंड्रोजेनिज्म हो जाता है, एंड्रोजन्स ज़्यादा हो जाता है जिससे आपके लक्षण आते हैं हिर्सुटिज्म के। हाइपर इंसुलिनेमिया होता है, इंसुलिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। हाइपर लिपिडेमिया, लिपिड बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, प्रोलैक्टिन भी बढ़ जाता है कभी कभी। हाइपर एस्ट्रोजेनेमिया हो सकता है, एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ जाता है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ एलएच, एलएच की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इतनी तो ज़्यादा बढ़ने वाला हमने बता दिया। कम क्या क्या होता है, एफएसएच कम हो जाता है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स कम हो जाती हैं, और सीरम प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो जाता है। तो हमको जो इलाज करना है इन्हीं चीज़ों को ठीक करना है। अब इलाज मैनेजमेंट की बात हम करें तो मैनेजमेंट हम इसमें कई तरीके हैं। एक तो आप मरीजों के सहयोग से होगा और एक डॉक्टर के सहयोग से होगा। मरीजों के सहयोग का मतलब ये हुआ कि आप अपना क्या कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा इसमें है वेट रिडक्शन। अगर आप ओबीज हैं, अपना वजन कम करें। वेट रिडक्शन के कई तरीके हम आपको ये समझाते हैं। दूसरा कि आप अपना डाइट चेंज करें, डाइट को सही करें। और तीसरा एक्सरसाइज करें। ये आपके काम का चीज़ है। वेट कम करें, डाइट सही करें और एक्सरसाइज करें। अब डॉक्टर्स के काम की क्या चीज़ है, वो ट्रीटमेंट करेगा। ट्रीटमेंट में क्या होगा, वो मेडिकल मैनेजमेंट कर सकता है, दवाइयों से सही कर सकता है, या नहीं सही होता फिर सर्जरी होती है इसमें। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, डॉक्टर वाले पार्ट को। पहले हम आपकी बात करें कि वेट रिडक्शन क्या है। वेट रिडक्शन अगर ओबीस पर्सन है तो इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि आप अपना वजन कम करें। और वजन कम करने से अगर आप 2 से 5% वजन भी कम कर लेते हैं, केवल 2 से 5%, अगर आपका वजन 70 किलो है और आप 5% मतलब 3.5 किलो वजन कम कर लेते हैं, तो भी ये आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बहुत इम्प्रूव कर देगा। और रिप्रोडक्शन आपका करेक्ट हो सकता है, सही हो जाता है। और क्या हो सकता है, वेट रिडक्शन से आपका बीएमआई अगर आपने 25 से कम कर लिया, 30 पर बताया था, 30 अगर है तो आप ओबीस कहेंगे। अगर आपने 25 से कम कर लिया बीएमआई, तो आपको क्या क्या फायदा होगा। पहला, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर आपका ठीक हो जाएगा, जो महीना गड़बड़ था वो सही हो सकता है। फर्टिलिटी आपकी आ जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाता है। हाइपर एंड्रोजेनिज्म, जिसमें एक्ने और हिर्सुटिज्म के लक्षण बाल वाल आ रहे थे, वो ठीक हो सकते हैं। तो केवल वेट रिडक्शन से आपको इतना फायदा हो सकता है। तो इसलिए वेट रिडक्शन बहुत जरूरी है इसमें। ये सब और क्या कर सकते हैं, डाइट में क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। डाइट में हम कुछ चीज़ें हैं, हम सामान्य खाना जो खा रहे हैं खाते ही हैं, पर कुछ ध्यान रख कर खाएंगे। जैसे कि कुछ चीज़ें हम अपना डाइट में बढ़ा दें, ऐड कर लें। जैसे हाई फाइबर डाइट खाएं। अब हाई फाइबर डाइट किस में मिलेगा, आप समझने को गया। जैसे ब्रोकली हो गया, कलीफ्लावर हो गया, ग्रीन एंड रेड पेपर्स हो गए, जैसे शिमला मिर्च बोलते हैं, हरा और लाल आता है शिमला मिर्च। बीन्स हो गए, एलमंड्स हो गए, स्वीट पोटैटो भी बहुत अच्छा फाइबर होता है। पम्पकिन्स, पम्पकिन्स मतलब कद्दू या कहीं कहीं कोहड़ा क्या बोलते हैं उसको भी ले सकते हैं। ये हाई फाइबर डाइट हो गए। और प्रोटीन, लीन प्रोटीन लेना। लीन प्रोटीन का मतलब ये समझिए, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, फैट की मात्रा कम हो, ऐसे हमको लीन प्रोटीन बोलते हैं। तो लीन प्रोटीन में आप क्या सकते हैं, इसमें लीन प्रोटीन में आपके जैसे सोयाबीन के पनीर होता है, सोया पनीर बोलते हैं,
टोफू भी बोलते हैं कहीं पर, चिकन हो गया, फिश हो गई, इसके प्रोटीन को हम लीन प्रोटीन कहते हैं, टोफू, चिकन, फिश। उसके बाद हम चलते हैं कुछ और डाइट में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स माने जाते हैं। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन कम करने वाले, कहीं पर भी शरीर में सूजन वूजन होगा उसको कम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में आपको कैसे, जैसे हम कहें तो टोमेटोज हो गए, कलीफ्लावर हो गया, स्पाइनच समझ ही रहे हैं, पालक, एलमंड्स हो गया, वालनट्स हो गया, एलमंड्स बादाम और वालनट का मतलब आपका अखरोट, ओलिव ऑयल, ये भी बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। फीसेस होती है, फीस फैटी फीसेस विशेष कर कहते हैं, छोटी मछलियाँ अगर आप खाते हैं तो वो बहुत फायदा करता है। टर्मेरिक बहुत अच्छा है, हल्दी जिसे कहते हैं, आप हल्दी दूध में लेकर भी पी सकते हैं, ऐसे भी हल्दी खाने में मिलाकर खा सकते हैं और जैसे भी यूज कर सकें। तो ये सब चीज़ें आप डाइट में अपने ऐड कर सकते हैं। हाई फाइबर डाइट, लीन प्रोटीन और एंटी इन्फ्लेमेटरी, उसको हमने नाम गिना दिया आपको, ये सब देख सकते हैं। कुछ फूड ऐसे हैं जिसको हमको नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये कौन कौन से फूड हैं? तो एक तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का यूज़ ना करें, मैदे की बनी हुई चीज़ें, वाइट ब्रेड, ये सब चीज़ें नहीं है। शुगरी स्नैक्स नहीं खाना जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी मिला हुआ स्नैक्स आजकल मार्केट में बहुत मिलते हैं। ड्रिंक्स नहीं लेना है, शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब चीज़ें नहीं लेना जिसमें बहुत शुगर होता है। कोई बना बनाया जूस मिलता है, वो सब चीज़ें नहीं लेनी है। कुछ ऐसे फूड होते हैं जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेटरी फूड्स बोलते हैं, उसको भी नहीं लेना चाहिए। उसमें जैसे कि आप रेड मीट नहीं लेंगे, वाइट मीट ले सकते हैं। वाइट मीट में आप समझ रहे हैं, चिकन का मीट, फिश का मीट, ये वाइट मीट में आते हैं। रेड मीट में जैसे पोर्क हो गया, और बीफ हो गया, ये सब नहीं खाना है, ये रेड मीट होता है। रेड मीट का मतलब समझिए जो कच्चा रहने पर लाल दिखाई दे और भून देने पे या पका देने पर वो डार्क कलर का हो जाए, तो वो रेड मीट होता है। और वाइट मीट पेल कलर का होता है। पेल मतलब होता है कि हल्के रंग का होता है, कच्चा भी वैसे ही रहेगा, पकाएंगे तो भी वैसे ही करीब करीब रहता है, पेल टाइप का रहता है, उसमें डार्कनेस नहीं आती है, तो ये अवॉइड करना चाहिए। फ्राइज चीज़ें नहीं खानी है आपको, फ्रेंच फ्राई, आलू फ्राई, ये सब चीज़ें नहीं होती, फ्राई चीज़ें नहीं, कम यूज़ करिए। अब ये हो गया आपको अवॉइड करने के लिए। अब तीसरा है एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के लिए समय नहीं मिल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, हम देखते हैं जब ओपीडी में आते हैं, कहीं एक्सरसाइज के लिए कहते हैं काम बहुत है, ये है, हम नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम नहीं कह रहे कि एकदम बिल्कुल 1 घंटा रोज करिए। एक मापदंड बनाया गया है कि अगर पूरे हफ्ते में 150 मिनट, 150 मिनट का मतलब करीब 2.5 घंटा हो गया, पूरे हफ्ते में 2.5 घंटा एक्सरसाइज आप करते हैं तो भी आपका BMI कम होगा, आपका PCOS ठीक होगा, आपका मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज ठीक होंगी। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पर, जो डॉक्टरों को करना है। ट्रीटमेंट उन्होंने बताया था एक मेडिकल मैनेजमेंट होता है, एक सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। मेडिकल मैनेजमेंट इस पर डिपेंड करता है कि आप लेडीज़ जो है किस कंडीशन में, मतलब किस उम्र की है, उसको बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या उसके फीचर्स आ रहे हैं सामने, उसके आधार पर। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर फर्टिलिटी के वादर नहीं कर रही है, वो कम एज की लड़की है, शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, तो उसमें अब हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम उसको। अगर केवल मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटी है तो अलग ट्रीटमेंट करेंगे, एक्ने हेयर्स आ गए हैं तो अलग ट्रीटमेंट करेंगे। अगर उसको फर्टिलिटी चाहिए, लेडीज है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, इनफर्टाइल है, फर्टिलिटी चाहिए, तो हमको अलग तरीके से मैनेजमेंट करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत है इसके है, तो उसका हमको अलग से कुछ सोच करके देना है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताएं कि डॉक्टर से इसमें आपके सिम्टम्स सबको देखने के बाद कभी कभी जो है कि कुछ ड्रग्स ऐसे लिखते हैं जो कॉमनली अदर बीमारियों के लिए यूज़ होता है। हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हमने जैसे मेटफॉर्मिन इसमें बहुत यूज़ होता है, ये बहुत अच्छी ड्रग्स इसके लिए है। जब उसमें कुछ चीज़ें देख करके हम लोग देते हैं, कब देना है कब नहीं देना है। तो मेटफॉर्मिन जब हम देते हैं तो वो दुकानदार के पास जाते हैं तो कहते हैं कि ये तो शुगर की दवाई है, वो नहीं खाते, फिर हमको शुगर तो है नहीं। तो ऐसा ना करें, ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें शुगर संबंधित बीमारियों का भी दबे हुए लक्षण रहते हैं। अगर नहीं इलाज करेंगे बाद में शुगर हो जाएगा। प्लस ये जो आपकी बेसिक अबनॉर्मलिटीज, इसमें मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज हैं,
पीसीओएस के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए ये मेटफॉर्मिन एक उसके जड़ पर काम करने वाली दवा है, जिसको हम देते हैं सब करेक्ट करने के लिए। तो इसे मेडिकल स्टोर वाले से सुनकर समझ करके ऐसा कभी ना करें कि डॉक्टर जो दवा लिखे हैं ना खाएं, जो लिखते हैं उसको खाएं। अब मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा बाद अब आता है कि अगर मान लीजिए हमने अच्छा उसके बच्चे चाहिए तो बच्चे के लिए भी साथ में दवा चलाते हैं हम। अगर इनसे भी हमको लग रहा है कि इसकी करेक्शन नहीं हो पा रहा है, फर्टिलिटी नहीं हो पा रही है, या तो इसकी बीमारी नहीं ठीक हो रही है, तो हम सर्जिकल की तरफ जाते हैं। उसमें लेप्रोस्कोपिक जो है ओवरीज को ड्रिलिंग करते हैं, वो डायथर्मी से उसको ड्रिल करके फोड़ देते हैं। सारे अंडे जो अब नहीं फूट पा रहे थे उसको फोड़ देते हैं, जिससे कि फिर काफ़ी हार्मोनल करेक्शन हो जाता है और बीमारी ठीक हो जाती है और बच्चे भी होते हैं उसको। तो ये लास्ट मैनेजमेंट है। धन्यवाद, अपना ध्यान रखें। आगे हम किसी और बीमारी को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत